नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो 3.2% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही लगातार 5वें महीने खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। जाहिर है इससे मुश्किलें आरबीआई के लिए भी बढ़ेंगी और आम आदमी के लिए भी। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना भी मुश्किल हो जाएगा। 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए सरकार ने पहले से ही जो आर्थिक विकास का जो अनुमान दर थी उसको घटा दिया है। 7 से 7.5% रहने की बात की जा रही है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि 8 से 8.5% आर्थिक दर तक हासिल किया जा सकता है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो क्यूज़ मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इससे भी कोई खास उत्साहवर्धन नहीं हो पा रहा है। क्यों है आखिर ये स्थिति अर्थव्यवस्था की? क्या ये मुश्किल भरे दिनों की तरफ संकेत करता है भारत के लिए? और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसे बेहतर करने के लिए? और ख़ासकर अब बजट भी जो है, आम बजट की तैयारियां भी शुरू हो रही होंगी सरकारी स्तर पर। मार्च में ज़ाहिर है बजट पेश किया जाएगा। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनसे मुद्दे को समझेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो नज़र आ रही है इसकी वजह क्या है और क्या किया जाना बाकी है। एस के जिंदल मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं एसोचैम के इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा दूसरे मेहमान मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, प्रोफेसर हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू में काम करते हैं। तीसरे मेहमान हैं हरवीर सिंह, मेरे साथ एडिटर हैं moneybhaskar.com के। और साथ ही मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। सभी मेहमानों का स्वागत है। हरवीर जी, ये बताइए कि फ़िलहाल कई जो परेशानी की वजह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताई हैं, महंगाई का बढ़ना, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसका कम होना, इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप पे से जो परेशान करता है वो इंडस्ट्री की हालत परेशान कर रही है। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो परेशान कर रही है। देखिए, पॉलिटिकली तो दोनों ही चीज़ें परेशान करेंगी, क्योंकि जो नई सरकार है वो इसी दावे के साथ सत्ता में आई थी कि हम देश की इकोनॉमी को एक सुपर हाईवे पर ले जाएंगे, बहुत तेज़ ग्रोथ में ले जाएंगे, 10% की दर से हम लोग बढ़ेंगे। तो ये था, और उससे लोगों को रोज़गार के अवसर देंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे। जो दोनों आंकड़े हैं उनमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है, क्योंकि गिरावट आई है। गिरावट का मतलब ये ग्रोथ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है आपकी मैन्युफैक्चरिंग 3.2%, यानी जो एग्जिस्टिंग था उससे कम उससे हुआ है। नीचे गया है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि जो आपका कैपिटल गुड्स का है सेक्टर है, 24% की गिरावट आई है। यानी कि इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट, नया कैपेसिटी फॉर्मेशन, नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो निवेश है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इवन आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है, वो भी क्योंकि पिछला बेस इफेक्ट बहुत ही डाउन था, इसलिए वो आया है। तो ये ज़्यादातर सेक्टर इकोनॉमी के, टेक्सटाइल हो या और माइनिंग हो, ये सब चीज़ों में दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं। दूसरा इशू, जैसे आपने महंगाई वाला कहा, कि महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पहले हम कह रहे थे कि ये बेस इफेक्ट है, महंगाई की दर घटी थी, महंगाई नहीं घटी थी। हालांकि WPI नेगेटिव टेरिटरी में गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर के, वहाँ पर बुरा हाल है। और जो आपका एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से ऑयल, उसमें जो तेज गिरावट आई उसने वो उसको नेगेटिव में ले गया। लेकिन जब खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है, खासतौर से जो चिंताजनक है, जो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, वो सीधे आम आदमी को प्रभावित करते हैं। और आम आदमी में भी समाज के कमज़ोर वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिसके लिए दाल रोटी एक जुटा बड़ी, पाना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल वहीं सबसे बड़ा उसको चोट हो रही है। बल्कि खबरें तो इस तरह की आ रही हैं कि लोग हफ्ते में अब 2 बार दाल पका रहे हैं या 1 बार दाल पका रहे हैं। कोई कहता था कि जो दाल रोटी का भी जिसे कहते हैं सहारा नहीं हो पा रहा है, कम से कम दाल रोटी। देखिए अल्फा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी वो वेजिटेरियन है, लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है। उनके लिए जो प्रोटीन का एक सबसे बड़ा स्रोत है वो दाल है। और 1960 के दशक में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी दालों की, उसके लगभग आधी अवेलेबिलिटी आज के समय में है। तो अब ऐसे में क्या होगा? ये एक होता था हमारे यहाँ, कहावत थी ना कि दाल रोटी खाओ। बट उसमें भी सबसे बड़ी चिंता की बात जो आ रही है वो ये है कि खासतौर से फूड प्रोडक्ट्स में किसान को जो दाम मिलता है उसमें तो उसको बड़ी मार पड़ रही है, और कंज्यूमर उतना ही चुका रहा है। एक एग्जांपल मैं यहाँ आपके सामने दूध का रखता हूँ। किसानों के लिए दूध की कीमत महाराष्ट्र में 17-18 रुपये लीटर तक आ गई है। 24-25 रुपये लीटर का दाम है। अमूल जैसा जो किसानों का संगठन है वो भले ही 35-36 या 38 रुपया लीटर किसानों को दे रहा हो, लेकिन जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं
वो सब 20, 22, 24 रुपये के बीच में खरीद रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन जो कंज्यूमर है वो अभी भी 48, 50 रुपये चुका रहा है। जी। तो कंज्यूमर के पर मार बरकरार है, किसान बर्बाद हो रहा है। और ये थ्योरी, ये चीज़ें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। आपका जो बिस्किट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर डाउन, फूड, ये आपका फूड ग्रेन डाउन, लेकिन प्रोडक्ट के दाम नहीं घटे हैं। तो बेसिकली वहाँ मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये पॉलिटिकली भी, जैसे आपने कहा, बड़ा सेंसिटिव दाल वाला मसला। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, ये बताइए कि खराब हेडलाइंस भी मिल रही हैं, न सिर्फ कि आम आदमी का पेट भूखा है, आम आदमी क्या, गरीब आदमी का पेट भूखा है, जिसे दाल रोटी कहा जाता था, गरीबी का सिंबल अब अमीरी का सिंबल हो गया है। जोक्स जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं कि जिसके पास जितने किलो दाल है वो उतना अमीर है। इस सब के बावजूद सबसे पहले अगर इंडस्ट्री की तरफ इशारा करें तो ये बताइए कि इंडस्ट्री क्यों निराश है, क्यों आखिर ये ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन क्यों कम है? देखिए, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में विशेष रूप से एक रिसेशनरी ट्रेंड कई वर्षों से है। 2008, 9 और 11, 12 के बीच में सरकार ने जो कुछ पैसा लगाया था रिसेशन को दूर करने के लिए, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में उतना स्लम्प नहीं आया था। 2012 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की हम समृद्धि देखना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही है। इस वर्ष विशेष रूप से, जैसा कि आपने कहा, आईआईपी को, ये तो छोड़िए कि नवंबर की क्या स्थिति है, अगर एवरेज भी हम देखें तो परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो काफ़ी बुरा है। लगभग 3.5-4% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हम देखेंगे। जीडीपी के टर्म्स में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट उनमें इंडस्ट्रियल इनपुट्स के कॉस्ट इस समय घटे हैं। तो जीडीपी के टर्म्स में हो सकता है हमें 5%, 6% ग्रोथ देखने को मिले इंडस्ट्री में। तो जिस रिवाइवल की अपेक्षा कर रही थी इंडस्ट्री, वो तो रिवाइवल बिल्कुल नहीं। हरवीर जी कह रहे हैं कि जो यथास्थिति थी उससे भी नीचे गर्त में जा रहे हैं। जी, वो तो जहाँ तक आईआईपी का प्रश्न है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रश्न है, नवंबर में वो तो हमने देखा ही। लेकिन ओवरऑल जो तस्वीर है वो रिसेशन की तस्वीर है। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, जैसा कि इन्होंने कहा, इन्वेस्टमेंट में कतई रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इंडस्ट्री के कैप्टन्स ने, जब वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये आशा जाहिर की कि अब धीरे धीरे इन्वेंट्रीज हमारी कम हो रही हैं, एक्सेस कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। लेकिन हम जितने आसार देख रहे हैं उनसे अभी भी ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस स्तर पर पहुंच गया हो, जबकि इंडस्ट्री अब नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। तो कुल मिला के इंडस्ट्री की जो तस्वीर है इस समय, वो सचमुच बहुत ही निराशाजनक है। और अगर हम इससे उसी दृष्टि से भी देखें कि निर्यात हमारे कम हो रहे हैं जी, तो जो हम मांग में जो सृजन चाहते हैं, जिसके मार्फत इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, डिमांड ग्रो कर सकती है, वो नहीं हो रहा है। और डोमेस्टिक स्तर पर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने भी इस बात को इंगित किया, हरवीर सिंह जी ने भी कहा कि देखिए, डोमेस्टिक स्तर पर सिर्फ कार्स की डिमांड से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, मैस गुड्स के प्रोडक्शन से ग्रो करती है। और यहाँ पर भी जो किफ़ायत बरती गई है खर्चे में, और जो कार्यक्रम रहे हैं, जैसे गरीबों के लिए जो कार्यक्रम रहे हैं, जैसे कि मनरेगा इस बुरी तरह से पिट रहा है पिछले साल, 1.5 साल से, उसका भी असर गरीब लोगों के ऊपर तो पड़ता ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यानी इन तमाम तारीफों के बावजूद कि खुद जो है एनडीए सरकार में मंत्री ये कह चुके हैं कि ये अच्छी स्कीम है, उन बयानों के बावजूद आपको लगता है कि ध्यान नहीं है मनरेगा पर? जी, बहुत बुरी तरह से इस समय मनरेगा की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। पैसा रिलीज नहीं हो रहा है मनरेगा में, स्टेट्स पैसा मांग रहे हैं लेकिन स्टेट्स को पैसा नहीं मिल रहा है। और उसी तरह से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को रोल आउट समय पर किया गया होता तो सीरियल्स के लिए, और उसमें अगर पल्सेस को भी उसका हिस्सा बनाया गया होता, तो मुद्रास्फीति से गरीबों को उससे कुछ निदान मिल सकता था। लेकिन एनएफएसए से भी हाथ क्योंकि खींच लिया गया, तो वो भी निदान नहीं मिल पा रहा है गरीबों को। जिंदल साहब, ये बताइए कि इंडस्ट्री की चूंकि बार बार बात हो रही है, इंडस्ट्री में क्या सेंटिमेंट है इसको लेकर? काफ़ी बातें हो रही थी, राजनीतिक तौर पे भी हमें बताया जा रहा था कि मेक इन इंडिया होगा, तमाम प्रोजेक्ट जो हैं भारत में आके बनेंगे। हालांकि इसको लेकर पहल भी हुई है, रक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पहल इस बात को लेकर हुई है कि अब जो है यहीं बनना चाहिए हथियार। फिलहाल क्यों आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, और इंडस्ट्री में इसको लेकर क्या भावना है, सेंटिमेंट क्या है? देखिए, इंडस्ट्री में बाय एंड लार्ज जो है उम्मीद बनी हुई है कि चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। ये जो डाटा है 3.2% जो कम हो गया है, यही डाटा नवंबर में 3.2 आ गया है, लेकिन अक्टूबर में ये 9.8 था। अगर अक्टूबर में 9.8 था और अभी 3.2 आ गया, तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, या इससे कोई ज़्यादा चिंता करने की वजह नहीं है। महीने से महीने अगर हम डाटा देखेंगे
तो ये कोई चीज़ों को उथल पुथल नहीं कर देता। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही होगी। जैसे जीएसटी को लेकर के और लैंड बिल को लेकर के बड़ा उत्साह चल रहा था कि उम्मीदें बन रही थी, वो अचानक रुक गई हैं। अब वो दोबारा से उनके ऊपर काम होने की उम्मीदें हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जब तक होंगी नहीं ना, तो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। फ़ायदा किस तरह का पहुंचेगा? यानी आप ही कह रहे हैं, अगर मैं मानूं कि इंडस्ट्री में इसको लेकर चिंता अभी नहीं पैदा हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें चिंता करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें जीएसटी और लैंड बिल की ज़रूरत है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। सोल्यूशन वहाँ पर है। सोल्यूशन चिंता करने में नहीं है और कि सरकारी भाई स्तर पर ये जो है डाटा 9.8 से 3.2 एक महीने से दूसरे नीति के महीने में हो स्तर पर गया। आपको लगता है कि कोई बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हमारे बदलाव साथ की बीजेपी ज़रूरत के है। प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि भाई बदलाव ऐसा की क्यों किया जा ज़रूरत रहा है, बाकायदा हमें उस पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? इसको सिंपल बनाने की ज़रूरत है। सारे प्रोडक्टिविटी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इन सबको सिंपल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि इनमें एफिशिएंसी बढ़े और हमारी कीमतें घटें। कीमतें जो हैं, हमारी कॉस्ट जो है इंडस्ट्री को लगाने और चलाने में आती है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते। तो वो होगा रिफॉर्म से, सिस्टम से, पॉलिसी से। जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बताइए कि अखबार तो कह रहे हैं कि चिंता की बात है, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी कह रहे हैं चिंता की बात है, गरीब आदमी की फिक्र तो हो ही रही है, अमीर आदमी की फिक्र भी हो रही है, इंडस्ट्री की भी बात हो रही है कि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन का जो लेवल था वो घट गया है, यथास्थिति से भी नीचे गिर गया है। हालांकि वादे बहुत होकर आए थे। आपको लगता है कि क्या सरकार के स्तर पर कोई ऐसी नीतियाँ बन रही हैं या नीतियाँ नहीं बन रही हैं, नीति का अभाव है जिसकी वजह से ये संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको अगर इतना गहन विषय है तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने सब एक्सपर्ट को भी सुना, एसोचैम के इन्वेस्टमेंट पैनल के हेड को भी सुना। मैं अखबारों को भी पढ़ा, आज मैंने देखा और भी स्टेटमेंट्स देखे। सबसे पहली बात है कि जब एनडीए की सरकार आई थी, मोदी सरकार, तो पहला एम था फिस्कल कंसोलिडेशन का। जब फिस्कल कंसोलिडेशन करना था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, तो हमने इकोनॉमी को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, लिक्विडिटी को कम किया, सक किया। तो उसके कारण कुछ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन जो अब क्लियर हो रहा है कि रोड मैप क्या है, इसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और उन्होंने रोड मैप भी बता दिया। नहीं तो कि कितना अब कम हुआ घाटा पे? कंसोलिडेशन की बजाय इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी तो जो डिमांड क्रिएट होगी पूरी इंडस्ट्री में, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल जब डिमांड क्रिएट होगी तो साइकिल चलेगी। और नहीं, जैसा आप ही कह रहे हैं, आपने पहली बात से शुरू किया गोपाल जी। अक्टूबर में ये नहीं, गोपाल जी, आपने शुरुआत इस बात से की कि नहीं, आपने मैं एक पूरी बात कर दूं अपनी। ठीक है। हाँ, मैं पूरी बात कर दूं तो जब अक्टूबर में 9.5 से ऊपर था ग्रोथ रेट, तो सडनली बहुत हाई था और उसके बाद ये माइनस पे गया है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो आएगी और वह इसको इम्प्रूव कर देगी। और पूरे साल का अगर हम एवरेज 9 महीने का देखें इस साल का, तो वह पिछली बार से कम नहीं है, बढ़ा ही है। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल इफेक्ट है, आप चाइना का देखिए, ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर हमारी इकोनॉमी सरवाइव कर रही है और फास्ट मूव कर रही है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अलग अलग अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जो प्रोजेक्ट सैंक्शंस होंगे और जो प्रोजेक्ट जो हेल्ड अप थे इतने सालों से, उनको रिवाइव करने के कारण ये साइकिल बढ़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और यह साइकिल ठीक हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत फोकस करना। आज अब जो बजट में आएगा या जो आएगा, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम थी। एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ पे चल रहा था, तो उसके कारण भी, और 60% से ऊपर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट थी, तो उसको बेनिफिट करने के लिए फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, तो वह भी एडिशनल पीरियड में उसको इंप्रूव करेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, फ्लैग ऑफ करना चाहिए, कि जो पिछले सरकारों का मूव था या डायरेक्शन थी, वो कहीं ना कहीं सोशल स्कीम्स को के कारण वो देते जा रहे थे। जैसे NREGS की बात हुई, वेरियस स्कीम्स में पैसा बांटते जा रहे थे, तो जो इकोनॉमी को तो कैटलाइज नहीं करती, इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाती, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी क्रिएट करती है, डिमांड क्रिएट करती है। उसकी बजाय अब जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, एम्पावरमेंट का है। एम्पेनलमेंट की बजाय, एनेबलमेंट की जगह एम्पावरमेंट की तरफ है। तो मुझे लगता है कि जो
राइट डायरेक्शन की फोकस है जी वह इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करना, ठीक है। लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ में लाना, इवन टैक्स कलेक्शन रेट्स भी बढ़ गए जी। हैं। तो जो ग्लोबल चैलेंजेस ठीक है। हैं उनको मीट आउट करके गोपाल मुझे जी, लगता दो है तीन महत्वपूर्ण कि बातें हम आपने की साइड हैं। डायरेक्शन में होके या जो ठीक एक है। मंथ टू मंथ जी हाँ, दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपने ये की जो हैं, मैं मंथ टू उनमें मंथ ये नवंबर की मैं चाहती हूँ प्रॉब्लम है, कि ये आप सॉर्ट आंकड़ों आउट के हो साथ, जाएंगे। जी गोपाल जी, मैं चाहती हूँ कि आंकड़ों के साथ आप उसे सपोर्ट करें। आपने कहा कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसकी तरफ आपका इशारा रहा कि आपने जो राजकीय जो घाटा था उसे कम करने की कोशिश की, जो सबसे बड़ी चिंताओं में से एक था कि जो है घाटा कम होना चाहिए देश का। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो है फील्ड में आपने कोशिश ये की कि जो किसान हैं उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाया जाए और नई नीतियां लागू की जाएं। और तीसरे आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो सोशल सेक्टर को मजबूत ना करके, यानी कि जो एक यूपीए सरकार की नीति थी कि गरीबों को जो है वो स्कीमों के ज़रिए एम्पावर क्या कहें या फिर ये कहें हैंड आउट जो किए जाती थी चीज़ें, उसके बजाय उन्हें सशक्तिकरण जो है उनका करने की आपने कोशिश की। मैं जानना चाहती हूँ कि कितना फिस्कल कंसोलिडेशन हो पाया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो गिनाना आप चाहेंगे, और सोशल सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके जो आप एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं उसमें कितना कुछ 1.5 साल में हो पाया है? देखिए, सबसे पहली बात जो फिस्कल कंसोलिडेशन था जो मोर देन 4% से ऊपर पीछे चला गया था, जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत हो रहा था, उसको लेस देन 3.9% पे लेके टारगेट करके 3.5% के ऊपर लाए। तो उसके कारण दो चीजें हुई, इंटरेस्ट रेट को हम कम कर सके और इंटरेस्ट रेट को कम करने से इन्वेस्टमेंट को हम ठीक कर पाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि फिस्कल कंसोलिडेशन करके जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट्स को हम कम कर सके तो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो वह इसी सिस्टम के कारण आएगा और वह एक बार अपने टारगेट पे आके हम अचीव कर पाए, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अब सरकार के पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्टमेंट को ड्राइव कर सके, और इसी के कारण जो आप वेरियस स्कीम सरकार की देख रहे हैं, जो नितिन जी ने कहा है कि हम अभी अनाउंस करेंगे 50,000 किलोमीटर नए रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव कर सके हैं, रोड के जो कंस्ट्रक्शंस के बात हैं जो 18 किलोमीटर पर डे आ गए हैं, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बातें आ रही है, यह जब तक सरकार के पास पैसे नहीं होते तो ये कैसे करते। तो मुझे लगता है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन से अब ये महत्वपूर्ण सरकार के पास पैसा आया जिसपे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। जी ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं, कम से कम मान रहे हैं कि सरकार के पास पैसा है। मैं गोपाल जी आती हूँ वापस आपकी तरफ, दूसरे मेहमानों को शामिल करूंगी, फिर आपसे सवाल वो इन्वेस्टमेंट साइकिल को करेंगे। जी ठीक है, हरवीर जी आप संतुष्ट हैं इस बात से, मान रहे हैं फिलहाल गोपाल जी की सरकार के पास पैसा आ गया है, काफी जो है वो घाटा कम हो गया है सरकार का, और अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्कीमों में पैसा लगाने के लिए पैसा तो आ ही गया है। पीछे आपको डीजल पे 68,000 करोड़ तक सब्सिडी देनी पड़ती थी, अब जीरो है, बल्कि 1,10,000 करोड़ रुपया आपने 5 बार एक्साइज बढ़ा करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ले लिया, 2 लाख करोड़ तो आपको यहाँ से आ गया। ठीक है, किसानों के लिए आपने खर्चा कम कर दिया, गरीबों के लिए आपने खर्चा कम कर दिया, आपके पास पैसा तो आ ही जाएगा। सरकार किसके लिए है? हम लोग पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है ये सशक्तिकरण, ये क्या नारे से कोई सशक्तिकरण होता है क्या? इनसे पूछिए कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस बार क्या रही है। चौथा सीजन है एग्रीकल्चर क्रॉप फेलियर का, व्हाट इज द मेजरमेंट गवर्नमेंट हैज टेकन अप? किसानों को बचाने के लिए कितने किसानों ने आत्महत्याएं की है? इनसे पूछिए कि क्रॉप का जो दाम है एमएसपी, उसका ग्रोथ क्या रही है, 2%, 3% या फ्रीज? इन्फ्लेशन तो फिर भी रही है आपकी 3%, 4%, 5%, इन्फ्लेशन के बराबर भी कंपनसेट नहीं किया। आपने पूरा रूरल सेक्टर को, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडियंस, उनको आपने पूरे अपने ग्रोथ के मॉडल से बाहर रख दिया। 2 साल बाद अब आप कहते हैं कि जब चुनाव कई जगह हार गए कि अब हम सोचेंगे इसके लिए, तो ये क्या तरीका है? वो तो कह रहे हैं कि जो कहने से थोड़ा ही होता है। रहमो करम की पॉलिसी नहीं, रहमो, एक मिनट बताइए मुझे, अगर किसान को उसकी फसल का दाम ठीक मिलेगा तो रहमो करम है या उसको ये? दूसरे बात ये बताइए मुझे कि आपका जो पॉलिसीज है एक्सपोर्ट की, आपने $500, $600, $700 तक का एमईपी लगाया, तब तक वो प्याज का किसान मर गया, 10 रुपए का दाम आ गया लासल गांव में, तब आपने जाकर के उसका एमईपी खत्म किया, शुगर आपका खत्म हो गया। तो टॉक अबाउट द फार्मर के शुगर केन फार्मर को 2 साल से पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, सुसाइड्स बढ़ रही हैं। 1 मिनट सुनिए गोपाल जी, आप पहले सुनिए, आपको जब बोल रहे थे वी आर नॉट
नहीं disturbing नहीं, you, please. आप डिबेट पहले को पहले आप divert सुनिएगा, कर रहे हैं। पहले आप सुनिएगा। डिबेट को दूसरा इकोनॉमिक्स पे रखना चाहते हैं। दूसरा economic पॉइंट ये है policies कि पे। एग्रीकल्चर आपका 1 हाँ, तो से फिर आप कहने के बाद मैं 1.2%, आपको जवाब दे एग्रीकल्चर दूंगा। हैव रीच्ड अप टू 4% ऑफ ग्रोथ। और इस बार आपका एग्रीकल्चर नेगेटिव में जाएगा क्योंकि खरीफ के फेलियर के बाद रबी भी अनयूजुअल वेदर के चलते आपका एकरेज कम है रबी सीजन का अभी तक, और क्रॉप प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, दूसरे ये इट इज अंडरस्टूड के मनरेगा में पैसा नहीं गया, रूरल डिमांड नहीं निकल रही। आप कॉर्पोरेट से बात कीजिए, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर जो रूरल एरिया के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनियां, उनसे पूछिए, रूरल डिमांड नहीं निकल रही है। 10 साल के निचले स्तर पर डिमांड चल रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो कैसे होगा। और जहां तक आप ये है कि इवन आपका जो इन्वेस्टमेंट का है, रियल एस्टेट इज बैडली डाउन। बाकी आपका ठीक है, इस बार हम 35% या ग्रोथ हुई है एफडीआई में। नोबडी नोज के ये कहाँ उसका आपको पता है, उसका 40% एनसीआर में है। रवि श्रीवास्तव जी, आप बताइए आपकी क्या राय है जो दावे नहीं, हैं फिलहाल। मैं वापस आती हूँ दोनों के सवालों के साथ। गोपाल जी वापस आऊंगी आपकी तरफ। जी वापस मैं जवाब दे देता हूँ जी। हाँ, रवि जवाब श्रीवास्तव दे जी। दूंगा इसका। देखिए, मार्च 2014 ये सरकार आई है मई में। मार्च 2014 से जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थी ग्लोबली, उसके कुछ फैक्टर्स बदले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत माकूल थे। आपने बात की पेट्रोलियम प्राइसेस की। क्रूड के प्राइसेस 1114 रुपये बैरल के आसपास हो गए थे। आज वो $31 प्रति बैरल हो गए हैं। बहुत फर्क हो गया। एक 12 साल के चौथाई निचले almost, स्तर पर है। मतलब ऑलमोस्ट एक चौथाई के बराबर, एक तिहाई एक चौथाई के बीच में ये तो नसीब वाली सरकार जो है। जी इन्फ्लेशन की जो समस्या थी वो अपने आप, मैक्रो इन्फ्लेशन की समस्या अपने आप सॉल्व होने लगी। फूड इन्फ्लेशन की तो नहीं हुई क्योंकि उसमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की समस्या का निराकरण हो गया जब आपको जो मेजर इंपोर्ट बिल था हमारा वो क्रूड की वजह से था। आपने रेवेन्यू की बात की, 200,000 करोड़ हम रेवेन्यू रेस कर पाए एक्साइज पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के। सब्सिडी वहाँ पर कम हुआ, खर्चा कम किया। मनरेगा में आप जानते हैं पिछले 3 महीने 6 महीने से कहीं पैसा स्टेट्स को जा नहीं रहा है। स्टेट्स काम करवाना चाहती है, करना चाहती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा जैसा बचाया गया, तो उसकी वजह से फिस्कल कंसोलिडेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए माकूल स्थितियां क्रिएट हुई। ये सब को देखने के बाद भी ग्रोथ के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ा वो है नहीं मिल रहा वो है। आप नहीं, ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक आप है। देखिए, आप इस साल आप देखेंगे निश्चित रूप से पिछले साल प्रोविजनल ग्रोथ रेट 7.3% जीडीपी की थी। इस साल अंत में आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट इससे कम होगी। जी ठीक है। एग्रीकल्चर की आपने बात लास्ट की। 1 मिनट मेरे पास जी। बचा है। गोपाल जी बताइए, क्या दोनों मेहमान गलत कह रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि जो सब्सिडी के रेट को कम करके जो 40,000 करोड़ बचाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स कलेक्शन रेट बढ़ गया है, उसकी फिगर्स पॉजिटिव है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आज क्रॉप इंश्योरेंस का बहुत लैंडमार्क अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स डिबेट कर रहे हैं, मैं ना एक कि छोटा सा आपको डिबेट्स की डिबेट कर रहे हैं। नहीं, अभी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा सुना है, आप सुन लीजिए। बैंक सेक्टर इतना बुरे हाल में था, सारे प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, उनकी रिवाइवल, उनको वापस एनपीएस के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे डिबेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक ये पॉपुलिस्ट स्कीम्स और अनाउंसमेंट से इकोनॉमिक्स देश की नहीं चलती। इसके कारण 10 साल के यूपीए सरकार के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, क्योंकि आर्थिक नीतियों की बात तो करेंगे। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में आर्थिक नीतियों में तो शामिल होता है सब, लीकेजेस करते थे। नहीं, एक मिनट, हाँ, तो आर्थिक नीतियों में मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं कि कैसे हमने आर्थिक डायरेक्शंस को चेक किया है। सब्सिडी को कम किया है, लीकेजेस को कम किया है, फिर टैक्स कलेक्शन रेट बढ़ाया है, क्रॉप इंश्योरेंस जो किसानों की समस्याओं को कार्यक्रम ठीक मुझे करने खत्म के करना लिए होगा। आज लैंडमार्क गोपाल जी माफ कीजिए, कार्यक्रम खत्म करना होगा। हरवी जी जल्दी से एक शब्द जल्दी से। मैं अभी कह दूं कि एक तो क्रॉप इंश्योरेंस आज अनाउंस हुआ है, गवर्नमेंट टू मोर देन 1.5 ईयर। दूसरा पॉइंट ये है कि सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी को ट्रांसफर किया गया 45,000 करोड़ रुपया। आज की डेट में 50,000 करोड़ रुपया का फर्टिलाइजर सब्सिडी बकाया है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा फर्टिलाइजर में, किसान को दिक्कत होगी, उसका जवाब कौन देगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं चाहती थी कि फिलहाल जिंदल साहब भी कोई बात करते और हम ये भी बात करते कि अब जो बजट आने वाला है उसमें किस तरह की उम्मीदें इंडस्ट्री को हैं, आम आदमी को हैं, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। फिर एक और आंकलन लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।